नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के टॉप 5 में आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। काफी महत्वपूर्ण ये गाइडलाइन है, आपको इस गाइडलाइन के बारे में जानना चाहिए। विस्तृत जानकारी आपको इस गाइडलाइन पर देंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना वायरस ने उत्तराखंड में एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े पिछले 24 घंटों में यानी कि एक दिन में सामने आए हैं। इसके अलावा हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के चलते एक महामंडलेश्वर की मौत भी हुई है, जो कि हरिद्वार महाकुंभ में शामिल हुए थे। उसके अलावा बात करेंगे कि किस तरह से जंगलों की आग अभी भी फैली हुई है। उत्तराखंड के जंगल अभी भी चल रहे हैं और एक और नया आंकड़ा जंगलों की आग से जुड़ा हुआ एक और सामने आया है। इसके अलावा बात करेंगे जो हरिद्वार महाकुंभ है, उसके लिए निरंजनी अखाड़े ने एक घोषणा की है, घोषणा कुंभ समाप्ति की। क्या सरकार भी इस तरह का कोई फैसला लेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पूरे प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू, विस्तृत गाइडलाइन जारी। उत्तराखंड में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2220 नए मामले आए सामने। 9 मरीजों ने तोड़ा दम। हरिद्वार और देहरादून में हो रहा कोरोना विस्फोट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने की पहल। 17 अप्रैल को अखाड़े की तरफ से कुंभ समाप्ति की घोषणा। हरिद्वार कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना के चलते मौत। चित्रकूट के मां तारा आश्रम के महामंडलेश्वर थे कपिल देवदास। उत्तराखंड के जंगलों में आग का कहर जारी। गुरुवार को आग लगने के 90 मामले आए सामने। 138 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में और उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हर दिन नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। देश में जहां हर दिन कोरोना वायरस के आंकड़े 2 लाख को पार कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी हर दिन 2000 के पार मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए अब उत्तराखंड सरकार ने कल एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जो कि कोविड काल में प्रभावी होगी। आज से गाइडलाइन प्रभावी हो चुकी है। इस गाइडलाइन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी कि आखिर इस तरह के फैसले, इस तरह के स्टेप क्यों लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़े हैं। हरिद्वार कुंभ से भी कोरोना के मामले काफी ज्यादा मात्रा में सामने आए हैं और इसी को देखते हुए उत्तराखंड शासन की तरफ से यह गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो नाइट कर्फ्यू देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया था, वो अब पूरे प्रदेश में यानी कि उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। यह नाइट कर्फ्यू रात को 10:30 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक चलेगा। इसके अलावा इस गाइडलाइन में क्या क्या कहा गया है, विस्तृत से आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये बात कि सभी जो धार्मिक आयोजन हैं, राजनीतिक आयोजन हैं, या फिर सामाजिक आयोजन हैं, या फिर विवाह इत्यादि के कार्यक्रम हैं, इन सभी कार्यक्रमों में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसमें हरिद्वार कुंभ क्षेत्र को अलग रखा गया है। इसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन हैं, जैसे बस हो गई, विक्रम, ऑटो रिक्शा, अब इनमें जो सवारियां बिठाई जाएंगी उसको सरकार ने 50% कर दिया गया है। यानी कि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि 50% सवारियां ही इनमें संचालित हो पाएंगी। 50% सवारी के साथ ही जो बस हैं सार्वजनिक, जो विक्रम हैं, जो ऑटो हैं, उनको संचालित किया जा सकेगा। इसके अलावा गाइडलाइन की महत्वपूर्ण बात, सभी जो बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम हैं, उनको भी 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। इसके अलावा इस गाइडलाइन की महत्वपूर्ण बात, प्रदेश के सभी जिलों में यानी कि पूरे प्रदेश में जो कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, उनको पहले की तरह बंद कर दिया गया है। जो स्विमिंग पूल है, स्पा है, इनको पूर्णतः बंद करने के आदेश इस गाइडलाइन में जारी किए गए हैं। यानी एक तरफ जो होटल, रेस्टोरेंट, जिम है, उनको 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा, तो दूसरी तरफ जो स्विमिंग पूल है, स्पा है या फिर कोचिंग सेंटर है, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन है, वहां पर ये सभी जो गतिविधियां हैं ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यहाँ की वहां पर पूर्ण रूप से लॉकडाउन देखने को मिलेगा। जो कंटेनमेंट जोन है और मिनी कंटेनमेंट जोन है, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनको यह सलाह सरकार की तरफ से दी गई है कि वो लोग घर पर ही रहें, बेहद आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इसके अलावा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन सभी जगहों पर करना होगा, जैसे कि 2 गज की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना, यह सब अनिवार्य रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर यह सब चीज अनिवार्य रहेंगी। तो प्रदेश में जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, अब यह भी जान लीजिए कि नाइट कर्फ्यू में किस किस को छूट मिलेगी। इंडस्ट्री में जो कई शिफ्टों में जिन जगहों पर काम होता है, जिन जगहों पर,
तो उनमें जो रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। जो राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्ग हैं वहां पर आपातकालीन स्थिति में जो लोग चलेंगे और जो सामान की आवाजाही होगी, यानी कि जो मालवाहक वाहन होंगे, उसकी यात्रा में और सामान के उतार चढ़ाव में कार्यरत लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में किसे छूट रहेगी? बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद जो अपने घरों की तरफ लोग जाएंगे उनको छूट रहेगी। नाइट कर्फ्यू में एक और बड़ी छूट जो आपको बेहद जरूरी है जानना, शादी और संबंधित समारोह के बैंक्वेट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोगों और वाहनों की आवाजाही को भी छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तय समय के भीतर तक, यानी कि एक समय निश्चित होगा। जो शादी समारोह में शामिल होने लोग जाएंगे उनको इस नाइट कर्फ्यू में थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो ये गाइडलाइन उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी की गई है। मुख्य सचिव ने सभी जिले के जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए हैं कि आज से ही इस गाइडलाइन को प्रभावी बनाया जाए, इसको लागू किया जाए और इसके जो मानक हैं उनका पालन हर जगहों पर करवाया जाए, क्योंकि कोरोना के केस लगातार पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। इसलिए ये नई गाइडलाइन उत्तराखंड में अब लागू होगी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इस नाइट कर्फ्यू की समय सीमा रात को 10:30 बजे से और सुबह 5 बजे तक रहेगी। किसको छूट मिलेगी वो हम बता चुके, क्या खुलेगा, क्या 50% के साथ खुलेगा वो भी हम आपको बता चुके। तो ये थी गाइडलाइंस। इस गाइडलाइन के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। जो गाइडलाइन जारी की गई है आखिर क्यों जारी की गई है? क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों के आंकड़े हम देखें तो जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है। 2-2 हजार के पार आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में, यानी कि गुरुवार के दिन, कोरोना ने उत्तराखंड में एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों में से गुरुवार को सबसे ज्यादा 2220 नए केस उत्तराखंड में कोरोना के दर्ज किए गए हैं और इसी दिन जो मरने वालों की संख्या है वो भी 9 है। 9 लोगों ने अपना दम तोड़ा है जो कोरोना से संक्रमित थे। और प्रदेश में अब कोविड काल के कुछ जो 396 दिन हैं, इनमें बृहस्पतिवार का दिन सबसे ज्यादा मामलों वाला दिन रहा। इस दिन 2220 मामले सामने आए। इससे पहले कब इतने मामले सामने आए थे तो वो भी जान लीजिए। बीते वर्ष 19 सितंबर 2020 को प्रदेश भर में एक दिन में 2078 कोरोना के केस सामने आए थे और कल जो केस सामने आए वो 2220 हैं, यानी कि करीबन 150 से लेकर 200 केस ज्यादा एक दिन में सामने आए हैं। अब मौत का आंकड़ा, जो 9 लोग मरे हैं उनको मिलाकर के मौत का आंकड़ा 1800 के पार अब पहुंच चुका है। आपको ये बता दें कि 36,391 सैंपल की जांच बीते दिन नेगेटिव आई है। इनमें 2220 सैंपल की जांच पॉजिटिव आई है। अब अगर जिले वाइज हम बात करें सबसे ज्यादा केस कहां पर सामने आ रहे हैं तो उत्तराखंड में कोरोना का हॉटस्पॉट देहरादून। बीते दिन यानी कि बृहस्पतिवार को 24 घंटों के अंदर देहरादून में 914 नए मरीज कोरोना के मिले हैं, यानी कि ये लाइन अब 1000 को टच करने वाली है। इसके अलावा देहरादून में भी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। देहरादून में पिछले 24 घंटों में 613 संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 156, पौड़ी में 105, उधम सिंह नगर में 131, टिहरी में 79, अल्मोड़ा में 55, रुद्रप्रयाग में 49, पिथौरागढ़ में 29, चंपावत में 26, चमोली में 25, उत्तरकाशी में 23, बागेश्वर में 15 संक्रमित मिले हैं और 9 जो मरीज हैं उनकी कोरोना के चलते मौत हुई है। तो आपने जाना किस तरह से कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं, 2-2 हजार के पार सामने आ रहे हैं। हरिद्वार कुंभ में भी 33 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि इन पुलिसकर्मियों को कोविड वैक्सीन भी लगाई गई थी। इसके अलावा कई जो अखाड़े हैं वहां पर सैंपलिंग का काम भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों में हरिद्वार से भी बम्पर कोरोना के केस सामने आए हैं। ये था कोरोना अपडेट। तो चलिए अब बात हरिद्वार महाकुंभ की। कोरोना के केस लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, तरह तरह के विवाद है, तरह तरह की बातें हैं, क्योंकि हरिद्वार में पिछले दिनों 2 शाही स्नान हुए हैं। ये शाही स्नान उस वक्त हुए जबकि देश में कोरोना वायरस पीक पर पहुंच रहा है और हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और संतों ने वहां पर डुबकी लगाई। पहले शाही स्नान में 30 से 35 लाख और दूसरे शाही स्नान में 8 से 9 लाख श्रद्धालुओं ने वहां पर डुबकी लगाई। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ हरिद्वार से कोरोना के केस सामने आए। ऐसे में अब यह आशंका जताई जा रही थी कि क्या सरकार यह फैसला लेगी कि वक्त से पहले महाकुंभ को समाप्त किया जाए। महाकुंभ की जो समय सीमा है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है, 30 दिन तक कुंभ चलेगा। लेकिन इसी बीच एक पहल देखने को मिले है। यह पहल निरंजनी अखाड़े की तरफ से देखने को मिली है। निरंजनी अखाड़े ने एक पहल करते हुए 17 तारीख को महाकुंभ समाप्ति की घोषणा की है, यानी कि अपनी तरफ से, अपने अखाड़े की तरफ से निरंजनी अखाड़े ने 17 अप्रैल को महाकुंभ की समाप्ति की घोषणा की है, जबकि महाकुंभ 30 अप्रैल को समाप्त होगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े की तरफ से यह फैसला लिया गया।
आपको हम बता दें, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कोरोना की स्थिति ठीक नहीं है, संत कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 27 अप्रैल के शाही स्नान पर सिर्फ चंद चुनिंदा संत इन अखाड़ों से जाएंगे, 5, 10 या 15-20 की संख्या में, और वो एक सांकेतिक रूप से अगर 27 तारीख का शाही स्नान होता है, तब तक कुंभ चलता है, तो फिर उनके कुछ ही संत जाएंगे और एक फॉर्मेलिटी बस वहां पर पूरी की जाएगी। जबकि 17 तारीख को उनकी तरफ से महाकुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। 17 तारीख को जो उनकी छावनी है उसको उठा दिया जाएगा। जो संत है वो अपने अपने अखाड़ों में चले जाएंगे, जो बाहर से आए हुए संत हैं वो अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाएंगे और निरंजनी अखाड़े की तरफ से 17 तारीख को यह कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी जाएगी। तो हालांकि निरंजनी अखाड़े की तरफ से 17 तारीख को महाकुंभ की समाप्ति का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उनके महामंडलेश्वर भी चिंतित हैं और जनहित में उन्होंने ये फैसला लिया है। उनका कहना है कि इससे लोगों को भी दिक्कत ना हो, कोरोना भी संक्रमित ना हो, संतों की जान को भी खतरा ना हो, इसलिए फैसला लिया गया है। लेकिन अब नजरें सबकी ये कि क्या सरकार भी इस तरह का कोई फैसला लेगी, क्योंकि बीते दिनों हरिद्वार से जो कोरोना के केस सामने आए हैं उनसे आशंकाएं कई लोग ये जता रहे थे, लेकिन सरकार अपनी तरफ से इशारों में ये बात स्पष्ट कर चुकी कि कुंभ पूरा होगा, 27 तारीख का शाही स्नान भी कुंभ में करवाया जाएगा। अब बात एक बार फिर से हरिद्वार के महाकुंभ की। पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार के महाकुंभ में जो कई अखाड़े हैं जो शाही स्नान में वहां पर शामिल हुए हैं, चाहे वो पहला शाही स्नान हो या फिर दूसरा शाही स्नान हो, वहां पर कोरोना संक्रमित साधु संतों की संख्या भी बढ़ रही है। इसको देखते हुए कई जगहों पर सैंपलिंग भी अखाड़ों में जा करके वहां पर संतों की करवाई जा रही है, उनकी जांच करवाई जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और खबर ये कि हरिद्वार के कुंभ में आए एक महामंडलेश्वर की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट से महामंडलेश्वर हरिद्वार कुंभ में शामिल होने आए थे, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और देहरादून के अस्पताल में उनका निधन हो गया। हरिद्वार महाकुंभ से वो आए थे और ये महामंडलेश्वर थे चित्रकूट के मां तारा आश्रम के महामंडलेश्वर कपिल देवदास नागा। कपिल देवदास नागा मां तारा आश्रम के महामंडलेश्वर है, जो कि चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। वहां से वो हरिद्वार महाकुंभ में आए थे। उनके अनुयायी, उनके समर्थक भी वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद महामंडलेश्वर कोरोना संक्रमित हो गए थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 दिन पहले उन्हें देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आईसीयू में रखा गया था और उनका निधन हो गया। यह भी बताया जा रहा है कि वो हरिद्वार के एक अखाड़े से भी जुड़े हुए थे, जहां पर कोरोना संक्रमण का पता चलने के बाद उसके बाद उन्हें देहरादून में भर्ती करवाया गया था और उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनका शव भी उनके जो शिष्य हैं उनको दे दिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि हरिद्वार के अखाड़ों में जिस तरह से साधु संत संक्रमित हुए हैं और निरंजनी अखाड़े से जिस तरह से फैसला लिया कुंभ को समाप्त करने का, उसके बाद अब बात यह कि क्या इसी तरह से अन्य अखाड़े जो हैं, क्या वहां पर भी कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर हुआ है, ये पता चलेगा। क्योंकि कई अखाड़ों में जो सैंपलिंग उनके हैं उनको तेजी के साथ अब लिया गया है, जिनकी रिपोर्ट आजकल 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद ये स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि हरिद्वार में कितने साधु संत संक्रमित हैं और हरिद्वार का महाकुंभ कितने दिन और चलने वाला है। अब बात उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझ नहीं रही है। लगातार हर दिन वन विभाग की तरफ से जानकारियां दी जाती हैं। पिछले 24 घंटों में जो जानकारी वन विभाग की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक बृहस्पतिवार को आग लगने की उत्तराखंड में 90 घटनाएं सामने आई। 90 मामले आग लगने के सामने आए और इन 90 मामलों में बृहस्पतिवार के दिन 133 हेक्टेयर जंगल जले हैं। बृहस्पतिवार को वनाग्नि के 90 मामले सामने आए और 133 हेक्टेयर जंगल जले हैं। तो पिछले 1-2 दिनों में जो वनाग्नि है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी सी कम जरूर हुई थी, लेकिन बृहस्पतिवार को एक बार फिर से मामले तेजी के साथ बढ़ गए। जंगलों में जो आग लगी है उसका पैमाना एक बार फिर से बढ़ गया और 133 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल में 44 और कुमाऊं मंडल में 32 मामले रिपोर्ट किए गए आग लगने के और वन्यजीव क्षेत्रों में करीब 34 मामले दर्ज किए गए हैं आग लगने के। अब कुल मिलाकर 133.27 हेक्टेयर जंगल में आग लगी है पिछले 24 घंटों में, यानी कि बृहस्पतिवार को दिन। और अभी तक अगर अप्रैल की हम बात करें तो अप्रैल में 1820 यानी कि 1820 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। आग बुझाने में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 व्यक्ति घायल हो चुके हैं, 12 पशुओं की मौत हो चुकी है और आग लगने से जो नुकसान वन विभाग की तरफ से जो सरकारी नुकसान का आंकड़ा है वो 41 लाख तक पहुंच चुका है, यानी कि आंकड़ा इससे ज्यादा ही होगा। करीब 1200 हेक्टेयर जो आरक्षित वन क्षेत्र है और 629 हेक्टेयर जो सिविल वन क्षेत्र है उसको नुकसान पहुंचा है। यहां पर हैरान करने वाली बात यह
कि जो जंगल को नुकसान पहुंचा है वो सिविल जंगल को कम नुकसान पहुंचा है और जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। वहां पर जंगल में आग लगने की घटना ज़्यादा सामने आई है। अब वन विभाग भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है कि आखिर लाखों करोड़ों की जो वन संपदा जल रही है, जिसका नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे की जाए। जो आग लगाने वाले हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि उनकी पहचान की जाए, उनको चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो, उन पर एक्शन हो। अब ऐसे में ये अप्रैल का महीना है और मई के महीने में और भी ज़्यादा भीषण आग लगती है जो इससे पहले के आंकड़े हैं। चिंता ये कि अब मई के महीने में क्या होगा जब अप्रैल के महीने में ही इस तरह की स्थितियां हैं। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हर एक खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपना रिएक्शन कमेंट करके हमें दे सकते हैं। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।